हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए की हिस्ट्री के बारे में। और जो बीए में हमारे पास जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बुक होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट है और जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं जो वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक है इतिहास की जानकारी के स्रोत, ये हमारा सिर्फ बीए में नहीं है बल्कि इसमें हमारे जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी हो गया या फिर अदर जो भी हो गया, उसमें भी इससे जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास इतिहास की जानकारी के लिए अगर स्रोत की बात आती है तो हमारे पास सिर्फ वहाँ पे दो ही स्रोत होते हैं, या तो साहित्यिक होंगे या पुरातात्विक। देखिए, साहित्यिक स्रोत मैं आप लोगों को बता दूं तो वो होते हैं, जैसे मान लीजिए जो लिखित स्रोत होते हैं वो हमें जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं साहित्यिक स्रोत। और जो पुरातात्विक होते हैं वो मान लीजिए जैसे कि कोई भी हम लोग खुदाई करते हैं तो उसमें कोई वस्तु निकलती है या फिर कुछ भी चीज़ें अगर निकलती हैं तो वो जो हमारी है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। तो भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए अत्यधिक सहयोगी हैं। जो साहित्यिक स्रोत हैं हमारे, वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हैं जो ब्राह्मण, जैन, बौद्ध धर्म और ये जो बहुत सारे महाकाव्य हैं, पुराण हैं इत्यादि, इन सभी को है जो वो शामिल किया जाता है साहित्यिक स्रोत में। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत देखिए हमारे लिए दो प्रकार के हैं, एक तो स्वदेशी और एक विदेशी। स्वदेशी वो हैं जो हमारे देश में खुद ही मिल गए हैं हमारे लिए, और विदेशी जो ऐसे हो गए, मान लीजिए कि कोई अगर बाहर का देश का, मतलब कोई बाहरी देश का अगर कोई व्यक्ति है वो हमारे भारत में आकर के हमारा कुछ भी यहाँ की चीज़ें जो है वो देखता है, लिखता है, लेकर के चला जाता है, फिर कोई भी चीज़ें, तो वो जो है वो सब कुछ विदेशी साहित्य में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे विदेशी लोगों का तो यूज़ हो रहा है, लेकिन वो किस लिए हो रहा है? भारतीय इतिहास को जानने के लिए हो रहा है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो हम लोग जो स्वदेशी है जो हमारा साहित्यिक स्रोत, उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले धार्मिक साहित्य को देखेंगे, उसके बाद में फिर लौकिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष यानी कि आप लोगों को नाम से ही पता लगा होगा कि धर्मनिरपेक्ष ऐसा साहित्य होता है जो लोगों द्वारा लिखा जाता है और इसमें जो धर्म, मतलब धर्म का इसमें कोई ज़्यादा वो रोल नहीं होता है। जैसे लौकिक आप लोगों को इससे नाम से ही पता लग जाएगा, इसमें सब जो लोग होते हैं उनकी इसमें जीवनियाँ या फिर जो भी लेख वेख होते हैं वो सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और विदेशी साहित्य में देखिए, यहाँ पे यात्रा वृत्तांत हो गया, आप लोगों को पता होगा 12th क्लास में अगर आपके पास हिस्ट्री तो आपको पता होगा कि अल-ब्रूनी हो गया और इब्न बतूता, मेगास्थनीज, ऐसे बहुत सारे यात्री थे जो हमारे भारत में आए थे। उन्होंने हमारा जो भारत का दौरा किया था और हमारे भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा भी था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में, फिर देखेंगे हम लोग बौद्ध ग्रंथ के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग जैन ग्रंथ के बारे में। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ये तीनों पॉइंट हैं जो वो आते हैं। और अब इन तीनों पॉइंट के अंतर्गत देखिए, ये पॉइंट्स हैं जो वो आते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, और लौकिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, नाटक साहित्य, जीवन चरित्र साहित्य और संगम साहित्य। ये सभी हैं जो आप लोगों का मैं इनको जो भी है सब कुछ अच्छे से आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये देखिए, लास्ट में हम लोग फिर देखेंगे विदेशी साहित्य, जैसे कि इसमें अरब साहित्य देखेंगे, चीनी साहित्य देखेंगे और ग्रीक, हिंद यूनानी साहित्य, हम लोग ये सब कुछ देखने वाले हैं आज। तो देखिए, धार्मिक साहित्य हम लोग इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य वाला। इसमें ब्राह्मण, बौद्ध, जैन ग्रंथ आते हैं जिनकी रचना स्वतंत्र रूप में हुई है। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे रचना जो इनकी है वो स्वतंत्र रूप में हुई है। स्वतंत्र रूप से मतलब यहाँ पे ये है कि इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं था कि आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते या फिर ऐसा कुछ भी, मतलब इनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। ये जो मन चाहे वो लिख सकते थे, ये अपने स्वतंत्र रूप से लिख सकते थे। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो आता है वेद। ये भारत का प्राचीनतम साहित्य है। वेद है जो भारत का प्राचीनतम साहित्य है। अगर आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा ये वेदों के बारे में तो आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत। तो देखिए, ये संपूर्ण भारतीय जीवन, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान आदि का मूल स्रोत है। मान लीजिए कि अगर हमें भारतीय जीवन, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, किसी भी चीज़ का हमें ज्ञान लेना हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो ज्ञान है वो हमें वेदों से प्राप्त होता है। ये संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए, ये जो है वो सीरियल वाइज हैं, पहले ऋग्वेद आता है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। आप लोग इन्हें ऐसे ही लिखना।
ऋग्वेद इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आर्यों के प्रसार, संघर्ष, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक जीवन की जानकारी दी गई है। ऋग्वेद है जो, देखिए इन चारों में से जो ऋग्वेद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आर्यों के लिए। आर्य जो हमारे भारत में आए थे, उनके संघर्ष की, उनकी राजनीति कैसी थी, सामाजिक उनकी क्रियाएं कैसी थी, आर्थिक कैसा था, आर्थिक जीवन उनका कैसा था, वो जो भी सारी जानकारी है जो वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त हो जाती है। ऋग्वेद में देखिए एक दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग्य युद्ध मैं आप लोगों को इसका मतलब बता दूं तो देखिए, जैसे कि एक राजा था जिसका नाम था सुदास। तो उसने क्या करा था, रावी नदी के तट पर ना 10 राजाओं के संघ को अकेले हरा दिया था। मान लीजिए कि यहाँ पे एक राजा था और यहाँ पे ये बहुत सारे राजा थे। इन लोगों का यहाँ पे युद्ध होता है और यहाँ पे जो जीतता है वो ये जीत जाता है, अकेला राजा, जिसका नाम होता है राजा सुदास। इसकी भी जानकारी है जो हमें ऋग्वेद से मिल जाती है। देखिए वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊं अगर वेदों के बारे में तो यहाँ पे पूरे 1 घंटे की वीडियो इसमें वेद पे ही बन जाएगी, इसीलिए मैं इसको आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ और इसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो आप लोग देखिए, जैसे कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग इतने ही पॉइंट को आगे बढ़ा चढ़ा करके भी बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ पे देखिए आपको ये हेडिंग देनी है, उसके बाद में ये हेडिंग देनी है और यहाँ पे फिर अपनी जो लिखना स्टार्ट कर देना है, जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं। बस आप लोग ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है तो आप सेम टू सेम ऐसा ही वहाँ पे लिख दें। इसमें थोड़ा और अगर मिला करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये भारत का प्राचीनतम साहित्य है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं वेद है जो वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनमें भारत का प्राचीनतम साहित्य मिलता है, जो जानकारी हमें वेदों से मिलती है वो हमें और कहीं से नहीं मिलती है। ऐसा मतलब बढ़ा चढ़ा के आप लोग बहुत सारा इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें लिखना होता है कम से कम 15 पेजेस, क्वेश्चन भी होता है क्योंकि 20 नंबर का, तो हमें वहाँ पे लिखना तो पड़ेगा इतना सारा, तो इसीलिए वहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको बढ़ा चढ़ा करके लिखना। जो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने पहला पॉइंट देखा वेद और दूसरा पॉइंट है ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत देख लेते हैं। ऐत्रेय, गोपथ, शतपथ, तांडेय, पंचविश आदि महत्वपूर्ण है। ये जो आप लोग हैं इन ग्रंथों के ये जो नाम है इनको आपको याद करना पड़ेगा। आप लोग इसे वीडियो को 1-2 बार देखिए, आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग साथ ही साथ में नोट्स भी अपने ये तैयार करते रहिए, जिससे आप लोगों को फिर बाद में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिए परिशिष्ट के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का विवरण दे रखा है। जो ये ग्रंथ हैं उनमें देखिए परिशिष्ट था एक राजा, और उसके बाद में जो बिंबिसार था उसके पूर्व की घटना, मतलब बिंबिसार के बाद की घटनाएं नहीं मिलती हैं, उससे पहले की घटनाएं हैं जो वो इन ग्रंथों से पता लग जाती हैं। ऐत्रेय ग्रंथ है जो वो प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम और राज्याभिषेक के नियम है। देखिए ऐत्रेय जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत जो राजाओं का राज्याभिषेक कैसे करना है उन सब के नियम लिखे हुए हैं, और अभिषिक्त राजा जो थे बहुत सारे, मतलब जो पॉपुलर ज़्यादा राजा थे उनके उसमें नाम भी लिखे हुए हैं। शतपथ ग्रंथ है जो उसमें गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह के राजाओं का उल्लेख है। आप लोगों को ये याद होगा अगर आप लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ रखा है तो ये उन्हीं के नाम हैं यहाँ पे कुछ। तो इनमें देखिए जो ये शतपथ ग्रंथ है इनमें इन राजाओं का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों से बहुत सारे अनजाने पहलुओं को जानने को मिल जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ है जो वो भी इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आ जाता है तीसरा पॉइंट, सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य है जो ये भी ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आर्यों के तत्कालीन समाज के समस्त धार्मिक, सामाजिक, विधि निषेधों के छोटे छोटे सूत्रों में बांधा गया है। आप लोगों को बता दूं तत्कालिक समाज मतलब कि जो आर्य जिस टाइम पे भारत में थे उस टाइम पे जो समाज था, उस टाइम का जो समाज था उसकी धार्मिक, सामाजिक और जो भी मतलब उनकी विधियां थी, जो भी इनके कार्यक्रम थे, जो भी कुछ था वो सब कुछ छोटे छोटे सूत्रों में बांध करके लिख दिया गया, जिसको क्या कहते हैं, सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र है जो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल्प सूत्र है जो वो उसके 3 भाग हैं। उसका जो पहला है गृह सूत्र, श्रौ सूत्र और धर्म सूत्र, जिसमें आप लोगों को याद होगा धर्म सूत्र है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे लिए। तो वैसे तो ये तीनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए सूत्र साहित्य में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आर्यों के बारे में जो उनके जो धार्मिक और सामाजिक जो विधि थी ना, उनके मतलब वो किस तरह से रहते थे, उनका धार्मिक
क्रियाकलाप क्या था, उन सबको बस छोटे छोटे सूत्रों में बांध करके लिख करके रख दिया गया था। बस यहाँ पे इतना ही है सूत्र साहित्य के अंतर्गत। अब आ जाती है हमारी फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम है स्मृतियाँ। कालांतर में धर्मसूत्र के आधार में आर्यों के कानूनी ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हें स्मृतियाँ कहते हैं। देखिए, धर्मसूत्र के आधार पर जो आर्य के जो कानून थे, उसकी ग्रंथों की जो रचना हुई थी ना, उसे स्मृतियाँ कहते हैं। देखिए, सूत्र साहित्य में क्या था, धार्मिक और सामाजिक जो उनके क्रियाकलाप थे उनको सूत्रों में बांध के रख दिया था। और जो स्मृतियाँ थी उसमें आप लोग याद रखना कि आर्यों के यहाँ पे कानूनी ग्रंथों की रचना हो रही है। यहाँ पे जो कानूनी ग्रंथ थे उनकी रचना हुई, उनको क्या कहा गया, स्मृतियाँ कहा गया। आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और वैदिक जीवन में उनके नियमों का संग्रह इन स्मृतियों में है। देखिए, आर्यों के जो सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक, इसमें इनका भी जो भी वैदिक जीवन का जो था वो नियमों का संग्रह है। उसमें देखिए यहाँ पे क्या था, आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे भी सामाजिक और धार्मिक लिख दिया है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे नियम लिखे गए हैं इन लोगों के। मान लीजिए कि जैसे उसमें सूत्र था कि बता दिया था कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे नियम लिखे गए हैं। आप लोग यहाँ पे इसीलिए कंफ्यूज मत होना, इसमें नियमों का संग्रह है। मनुस्मृति है जो विश्व की सर्वप्रथम कानूनी पुस्तक है। जैसा कि आप लोगों ने इस मनुस्मृति का भी नाम बहुत सुना होगा, तो ये मनुस्मृति है, उसमें भी बहुत सारे कानून है जो वो लिखे हुए हैं। और ये विश्व की जो है वो सबसे पहली, विश्व की, यहाँ पे देखिए भारत नहीं सिर्फ विश्व की, पूरे विश्व की बात हो रही है, तो पूरे विश्व में ये पहली पुस्तक है। अब हमारा पांचवा पॉइंट आ जाता है महाकाव्य। महाकाव्य देखिए, वैदिक साहित्य के बाद में रामायण और महाभारत, दो महाकाव्यों का काल आता है। देखिए, वैदिक साहित्य में पहले क्या था, हमारा वो ऋग्वेद हो गया, ये सब चल रहा था। उसके बाद में देखिए क्या होता है, हमारे जो रामायण और महाभारत का काल आता है। आप लोगों ने इन्हें भी सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। महाभारत तो देखिए सबसे बड़ा ग्रंथ है, आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि तो रामायण में जो हिंदुओं, यवनों, शकों का संघर्ष का विवरण मिलता है। जो रामायण है ना, उसके अंतर्गत जो हिंदू थे और यवन थे और शक जो थे, उन सब का जो संघर्ष चल रहा था उस टाइम पे, उन सब का इसमें विवरण मिल जाता है। इसमें यवन देश, शकों का नगर जो है वो कुरु, हिमालय और मध्य प्रदेश के बीच स्थित बताया गया। मान लीजिए कि ये कुरु हो गया, ये हिमालय हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, इसके बीच में ये जो जगह है ना, वो यवन देश और शकों का नगर है। मतलब ये जो जगह है, यहाँ पे यवन देश और शकों का नगर स्थित है। ऐसा हमें जो है वो रामायण से पता चलता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों यूनानी स्थितिपन लोग जो थे वो पंजाब के कुछ भागों में बसे हुए थे। देखिए, जो ये हमें ऐसा ये जो पता लगता है, इससे ऐसा प्रतीत होता है ना कि उस टाइम पे जो यूनानी स्थितिपन लोग जो थे वो पंजाब के कुछ भागों में बस गए थे। महाभारत में भी शक, यवन, पारसी, हूण जातियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत है जो, उसमें भी इन सब जातियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में जो सामाजिक संस्कृति का चित्रण है, उससे उत्तर वैदिक काल का अध्ययन हो जाता है। देखिए, महाभारत में जो संस्कृति है, उसका जो चित्रण जो दिया गया है, उससे किसका अध्ययन होता है, वैदिक काल का। देखिए, अब हमारा ये छठा पॉइंट है पुराण। जो पुराण है ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुराण देखिए ऐतिहासिक कथाओं का अच्छा क्रमबद्ध विवरण है जो वो पुराणों से मिल जाता है। जो ऐतिहासिक कथाएं हैं ना, उनका अच्छा जो देखिए पुराण है जो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रव शिवा हैं जो वो माने जाते हैं। 18 पुराण हैं टोटल, जिसमें से केवल 5 ही हैं जो जिनमें राजाओं की वंशावलियाँ मिलती हैं। 5 पुराण देखिए वो कौन कौन सी हैं। पहली है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ये सब हैं जो वो पुराणों के नाम हैं। और इसमें देखिए जो मत्स्य है वो सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक है। जो मत्स्य पुराण है ना, वो सबसे ज़्यादा पुरानी है और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। प्रमाणिक मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे प्रूफ इसका मीनिंग हो, जैसे कि आप लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। आप लोगों को आ गया होगा समझ में वैसे तो। मौर्य वंश है जो, उसके लिए विष्णु पुराण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें विष्णु पुराण में जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आंध्रा या सातवाहन जो लोग थे उनके लिए मत्स्य पुराण है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश की जानकारी के लिए वायु पुराण महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराण ही एकमात्र स्रोत है। मान लीजिए कि अगर भारत का हमें इतिहास है जो वो हमें शुरू से अगर लिखना हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो पुराण ही है। इसके अलावा
हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमेंबर करवा दूं तो हम लोग बात कर रहे हैं धार्मिक साहित्य के बारे में, जिसमें अभी हमने जो जितने सारे पॉइंट पढ़े थे वो सभी जो पॉइंट थे वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते थे। ये जो हमारा ब्राह्मण साहित्य वाला ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था इसमें, और सबसे बड़ा यही पॉइंट है, इसके अलावा और कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। तो देखिए, जो ब्राह्मण साहित्य था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध ग्रंथ के बारे में। बौद्ध साहित्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के इतिहास की जानकारी है जो वो हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। जो हमारी 6th जो BCE है 600 BCE तक की जो हमारी जानकारी है ना वो सब हमें है जो वो बौद्ध साहित्य से मिलती है। इसके अंतर्गत देखिए, अशोक के प्रारंभिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। जो बौद्ध साहित्य हैं वो अशोक के प्रारंभिक जीवन की भी जानकारी देते हैं। कुषाणु की भी जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश नामक पाली ग्रंथों में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जो दीपवंश और महावंश है ना, ये दोनों है जो वो बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं, इनके अंतर्गत भी है। देखिए, लेकिन ये जो है वो ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन इसमें भी है जो वो हमें मौर्य काल की जानकारी है जो वो मिल जाती है। एक अन्य पाली ग्रंथ है नागसेन द्वारा रचित है, जिसका नाम है मिलिंदपन्हो। इसके अंतर्गत देखिए क्या है, हिंद यवन शासक है जो वो मेनांडर, उसकी जानकारी है जो वो मिल जाती है। दिव्य वेदांश अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्पमित्र शुंग तक के शासक की जानकारी मिलती है। दिव्य वेदान एक ये भी ग्रंथ है, इससे भी हमें अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर के पुष्पमित्र शुंग तक की जानकारी मिल जाती है। जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाश नहीं डालते वहाँ पे बौद्ध ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैन साहित्य के बारे में, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में हमारा जो धार्मिक साहित्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। आगम या फिर सिद्धांत, आप लोग कोई भी एक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो कहा जाता है जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसमें देखिए, परिशिष्ट पर्वत, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग, भगवती सूत्र, कालिका पुराण इत्यादि हैं जो वो महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म का जो ज्ञान है ना वो हमें कल्पसूत्र से होता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने कल्पसूत्र के बारे में बताया था, जिसमें गृह सूत्र, श्रौव सूत्र और धर्म सूत्र, ये तीनों सूत्र जो आते थे, तो उसमें से जो हमारा जो पूरा कल्पसूत्र है इसके अंतर्गत ये तीनों पॉइंट आते हैं, और इससे ही जो हमें वो जैन धर्म का ज्ञान होता है। ये देखिए, जो परिशिष्ट पर्वत, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ये जो जितने भी ये नाम है ना आप लोगों को यहाँ पे ये याद करने पड़ेंगे। ये वैसे थोड़े लंबे नाम है, लेकिन इसे आप लोग 1-2 बार लिखिए और इन्हें बोलिए तो आपको ये अच्छे से याद में आ जाएंगे। परिशिष्ट पर्वत और भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल जाती है। परिशिष्ट पर्वत और भद्रबाहु चरित्र है, ये जो दोनों ग्रंथ हैं, इनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र जो है जो उससे 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 16 महाजनपद, तो वो हमें है जो वो भगवती सूत्र से ही मिलते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने जैन ग्रंथ को ही पढ़ लिया, और ये हमारा जो धार्मिक साहित्य वाला जो ये पॉइंट था ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लौकिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक साहित्य के बारे में, फिर अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, फिर नाटक साहित्य, फिर जीवन चरित्र साहित्य और संगम साहित्य। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लौकिक साहित्य। इससे भी है जो वो भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट है ऐतिहासिक साहित्य। ये ग्रंथ मुख्यतः है जो वो कश्मीर और गुजरात से मिले हैं। ऐतिहासिक साहित्य के जो ग्रंथ है वो हमें कश्मीर और गुजरात से मिले हैं। कल्हण की राजतरंगिणी, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, राजवेश्वर का प्रबंध कोश और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अर्थशास्त्र है जो उसके अंतर्गत, मतलब ये ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र की कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे उसके सामाजिक और धार्मिक, मतलब जो भी वहाँ पे जो सामाजिक राजनीतिक जो भी क्रियाएं थी उनका उसमें उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पे अर्थशास्त्र से वहाँ पर रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ये पता होगा। तो ये सभी हैं जो वो हमें प्रमुख हैं। कल्हण की राजतरंगिणी, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, राजेश्वर का प्रबंध कोश और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बाणभट्ट की हर्षचरित्र है जो उसमें हर्ष की उपलब्धियां और तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का पता चलता है।
बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र है, जो बाणभट्ट ने रची है, तो उसमें देखिए हमें क्या क्या पता लग जाता है। तत्कालीन राजनीतिक समाज, सामाजिक समाज, धार्मिक और आर्थिक सभी तरह का हमें जो वहाँ पे वो ज्ञान हो जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास का पता लगता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। कल्हण की राजतरंगिणी है जो, वो संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया था। देखिए जो कल्हण की राजतरंगिणी है, इसमें देखिए पहली बार क्या होता है ऐसा, मतलब यहाँ पे सब कुछ संस्कृत में लिखने का प्रयास किया गया था। जो भी ऐतिहासिक घटनाएं थी उन सभी को वहाँ पे सीरियल वाइज और संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास किया गया है। इसमें आदिकाल से 1152 ईसा पूर्व के आरंभ तक के सभी कश्मीरी शासक का क्रमबद्ध विवरण है। जो कल्हण की राजतरंगिणी है उसमें देखिए ये प्रयास किया गया, और जिसके अंतर्गत 1152 ईसा पूर्व तक के आरंभ की जो भी कश्मीरी शासक थे ना, उन सभी का जो है वो सीरियल वाइज विवरण है जो उसमें देखने को मिल जाता है। अब आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। ये देखिए थोड़ा लंबा नाम है तो ये बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप लोग जितने भी ये नाम है ना उन सबको एक पेज पे लिखिए और उन्हें 2-3 बार बोलने का प्रयास कीजिए, जिससे आप लोगों को ये जो अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे और सही से आप लोग इन्हें बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। पाणिनि तथा काव्यान के व्याकरण ग्रंथों से मौर्य के पूर्व तथा मौर्य युगीन राजनीति का पता लगता है। गार्गी संहिता से भारत पर यवन आक्रमण का पता लगता है। गार्गी संहिता है जो, उसमें दिखाया गया है कि भारत पर जो यवन जो शासक थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था। पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे शुंगों के इतिहास का पता चल जाता है। मालविकाग्निमित्रम है जो, उससे शुंगों की राजनीति का पता लग जाता है। जो शुंग वंश था उनकी कैसी राजनीति थी उन सब का पता लग जाता है। अब आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, नाटक साहित्य। हर्ष के रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद से 7वीं शताब्दी के इतिहास का पता लग जाता है। हर्ष के रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद, ये जो जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी से 7वीं शताब्दी के इतिहास का पता लगता है, जिसमें कालिदास के नाटक भी शामिल हैं। जैसे कि कालिदास का नाटक था काग्निमित्रम, उर्वशी, शकुंतला, ये जो तीनों है वो नाटक के नाम हैं। यहाँ पे जो नाटक साहित्य, जैसे कि आप लोग जानते हैं नाटक साहित्य, इसमें देखिए नाटक जैसे हम लोग देखते हैं ना कोई भी सीरियल, इसी तरह से ऐसे नाटक होते हैं जो हम लोग जैसे कहानियाँ सुनते हैं कि हमारी दादी सुनाती हैं या कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था, ये था वो था, तो उसको हम लोग हैं जो मान लीजिए उसमें थोड़ा बहुत वो मिक्स भी कर देते हैं कि अपने आप ही बना के, तो हम लोग उसे क्या समझते हैं, रियल समझते हैं। तो ये जो नाटक होते हैं ना, ये वही साहित्य होता है, मतलब जो ये मतलब ऐसे करके लिखे जाते हैं। हमारा ये पॉइंट आ जाता है जीवन चरित्र साहित्य। इसमें भी इतिहास की अमूल्य सामग्री मिलती है। जो ये जीवन चरित्र साहित्य, इससे भी इतिहास जानने की बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ऐतिहासिक जीवनियों में पृथ्वीराज विजय, बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट के हर्षचरित्र, संध्या का नंदी की रामचरित्र है जो वो प्रमुख है। हर्षचरित्र है जो, उसके अंतर्गत हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन समाज के धर्म की जानकारी मिल जाती है। देखिए उस टाइम का तत्कालीन समाज कैसा था, उसमें धर्म किस प्रकार था, उस तरह की सब सारी जानकारी मिल जाती है। और जो रामचरित्र है उससे बंगाल के पाल वंश का शासन, धर्म और तत्कालीन समाज का ज्ञान हो जाता है। हर जो रामचरित्र है उसमें बंगाल का जो पाल वंश था उसके बारे में इन सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। पृथ्वीराज विजय है जो, उससे चाहमान वंश का ज्ञान होता है। जो चाहमान वंश था उसका ज्ञान है जो वो पृथ्वीराज विजय से होता है। बुद्ध चरित्र से गौतम बुद्ध के जीवन का पता चलता है। जैसे कि आप लोग इसे नाम से याद रखते हैं, बुद्ध चरित्र मतलब कि गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध किससे रिलेटेड थे, बौद्ध धर्म से, आप लोगों को ये पता होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं संगम साहित्य। इसके बाद में जो हमारा लौकिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य था वो हमारा खत्म हो जाएगा। संगम साहित्य के अंतर्गत देखिए दक्षिण भारत के इतिहास के लिए संगम साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संगम वंश था वो हमारे भारत के, देखिए हमारा भारत का मैप कुछ ऐसा है, देखिए सही से बनानी है मैप, जैसा आप लोग समझ सकते। तो इस जगह पे जो था वो हमारा संगम साहित्य आता है साउथ की तरफ। तो इसके जो इतिहास की जानकारी है उसके लिए हमें संगम साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंदी कम ये कम बक्कम है ना,
और ये कलिंग तुप्पणी, देखिए साउथ के नाम है इसलिए थोड़े ऊटपटांग से लग रहे होंगे हमें, लेकिन उन्हें ये नाम अच्छे लगते होंगे, जैसे कि हम लोग बोल लेते हैं हमारी भाषा में जो हमें नाम अच्छे लगते हैं, वैसे ही उन लोगों को भी ये समझ में आ जाते होंगे। चोल चरित्र आदि से दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव तथा चोल वंशों के इतिहास की संस्कृति का पता चलता है। देखिए चोल वंश, पल्लव, ये वंश हैं, इनके नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनेंगे। चोल वंश का तो 12th क्लास में बहुत ही ज़्यादा जिक्र है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इन सब की जो वंशों की जो संस्कृति थी ना, इतिहास जो था, उन सब का इन ग्रंथों से पता लग जाता है। कन्नड़ में सबसे पहली प्रमाणिक रचना जो थी वो 9वीं शताब्दी की कविराज मार्ग है, जो कन्नड़ में जो लिखी गई है ना, और जो सबसे ज़्यादा पहली प्रमाणिक किताब है जो वो 9वीं शताब्दी की है, जिसका नाम है कविराज मार्ग। संगम साहित्य के काव्यों को अकम और पुरम में बांटा जाता है। संगम साहित्य का जो साहित्य है, संगम साहित्य का जो काव्य है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है अकम और पुरम। अकम काव्य है जो उसमें है, उसका जो मूल विषय है उसमें प्रेम प्रसंग है, किस तरह से वहाँ पे लोग जो थे वो प्रेम प्रसंग करते थे, आप लोग समझ ही गए होंगे। और पुरम काव्य जो थे उसमें जो उसका मूल विषय है वो है युद्ध वर्णन। देखिए तो अभी हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है जिसका नाम है विदेशी साहित्य, और इसे भी हम लोग जल्दी ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक है जो वो इसमें दे दिया है, आप लोग वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई आपको 100% दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं विदेशी साहित्य के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए कुछ विदेशी यात्रियों की लिखी पुस्तकें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए हम अगर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ यात्रियों द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं वो भी हमें मिलती हैं। ये विवरण है वो संदेहयुक्त हैं किंतु फिर भी महत्वपूर्ण है। देखिए संदेहयुक्त क्यों है? क्योंकि मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैं किसी और के घर पे जाता हूँ तो मुझे अगर चीज़ें वहाँ की अगर पसंद आएंगी भी ना, तब भी मैं कुछ ना कुछ उसके बारे में मतलब कुछ ना कुछ कमी तो ढूंढूंगा ही, और उसमें अपनी तरफ से भी मिला करके कुछ ना कुछ बताऊंगा जा करके। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं जो भी देखूंगा तो वो मैं फिर जब घर जाऊंगा अपने वापस, तो मैं वहाँ पे जिन लोगों को भी कुछ भी बताऊंगा तो उसके बारे में कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के ही बताऊंगा। तो इसी वजह से ये जो यात्री थे उनके ऊपर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी अपने मन से भी कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वतंत्र रूप से लिख रहे थे, इनके ऊपर कोई दबाव तो था नहीं। तो इसीलिए इनके जो विवरण है वो संदेहयुक्त हैं किंतु फिर भी महत्वपूर्ण है। देखिए कितना भी मान लीजिए कुछ भी अगर इन लोगों ने मिला के लिखा होगा, लेकिन कुछ तो उसमें ठीक ही होगा ना, इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है। इन विदेशी यात्रियों में ईरान, रोम, चीन और तिब्बत इत्यादि के लोग हैं जो वो सम्मिलित हैं। मतलब इन सभी जो देशों के जो लोग हैं वो हमारे भारत में आकर के घूम करके गए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत भी लिखे थे। विदेशी साहित्य में देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है ईरानी विवरण। ईरानी विवरण चलिए देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो डेरिस है वो ईरान का जो सम्राट था, इसने जो स्काइलैक्स जो एक सेनापति था उसके नेतृत्व में क्या करा था, भारत पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी थी भारत में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद में क्या होता है, देखिए स्काइलैक्स जो है वो भारत आता है और वो भारत के बारे में है जो वो बहुत ही ज़्यादा रोचक विवरण देता है। मतलब यहाँ पे देखिए वो आता तो आक्रमण करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें मतलब देखता है, भारत में अलग अलग चीज़ें जो भी कुछ है वो अपने यात्रा वृत्तांत में वहाँ पे लिख देता है। इससे ऐसा पता लगता है कि भारत है और ईरान के बीच में राजनीतिक संबंध था, क्योंकि देखिए राजनीतिक संबंध अगर नहीं होता तो वो डेरिस जो था वो हमारे ऊपर मतलब आक्रमण करने के लिए सेना बिल्कुल नहीं भेजता, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे राजनीति नहीं है तो वहाँ पे सीधा सीधा ऐसे ही कब्जा कर सकता था। इसीलिए ऐसा पता लगता है कि यहाँ पे जो राजनीतिक संबंध जो था वो भी एग्जिस्ट करता था। अब आ जाता है हमारा रोमन विवरण। रोमन में स्ट्रैबो, डाइडोरस, एरिन, प्लिन और टॉलमी, इन सभी का जो विवरण है वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लिन ने अपने लेख पेरिप्लास में पूर्वी पश्चिम घाटों का वर्णन किया है। जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट है उनका जो वर्णन है वो प्लिन ने अपने लेख में किया है। उसके लेख का नाम क्या है, पेरिप्लास। टॉलमी, इसने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भूगोल। उसमें है जो हमारा वो भारत का भौगोलिक ज्ञान हमें
जो है वो प्राप्त होता है। ये जो देखिए जो यहाँ पे ये जितने भी नाम है इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो ये सब कहाँ से आए थे, रोम से। इससे क्या पता लगता है कि जो भारत था उसका जो संबंध था वो रोम से भी था। अब हम लोग बात कर लेते हैं चीनी विवरण की। चीन से भारत में सबसे पहले जो था वो 399 ईसा पूर्व में आया था और उसका नाम था फयान। भारत में जो पहला चीनी यात्री था वो सबसे पहले 399 ईसा पूर्व में आया था, उसका नाम था फयान। फयान की पुस्तक फा यू की देखिए ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो ऐसा ही देखिए मेरे को बुक में भी लिखा हुआ मिला था। वैसे इसकी फुल फॉर्म है जो वो मेरे को पता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को खुद सर्च करनी है और मुझे कमेंट करके बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। फयान की पुस्तक है जो उसमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति है जो उसके बारे में पता चलता है। उसने क्या करा था, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पर अपना जो लेख था वो लिखा था। हर्ष के काल में देखिए हुएनसांग भी भारत आया था। हर्ष का जब काल चल रहा था ना तो उस टाइम पे हुएनसांग, ये भी देखिए चीनी यात्री था और ये भारत आया था। इसकी पुस्तक थी सायू की। आप लोगों को इसका भी जो वो नाम है वो मुझे कमेंट करके बताना है। और इससे भी है जो वो हर्ष के बारे में पता लगता है। चीनी विवरण में देखिए इत्सियांग का विवरण भी महत्वपूर्ण है। इत्सियांग है जो ये भी हमारे भारत में आया था और इसका विवरण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भी हमारे भारत के लिए बहुत सारी बातें लिखता है। हम लोग बात कर लेते हैं तिब्बती विवरण के बारे में। भारतीय इतिहास में तिब्बत विवरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंग्यूर, तम्यूर, ये जो नाम है थोड़े अजीब से हैं, तो इन नामक ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण है। देखिए भारतीय इतिहास के लिए कंग्यूर और तंग्यूर जो ये दो ग्रंथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मतलब प्रसिद्ध भी और महत्वपूर्ण भी हैं तिब्बती विवरण में अगर देखा जाए तो। उनसे हमें भारतीय इतिहास का पता चलता है। देखिए हमारा ये लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद में फिर हमारा साहित्यिक स्रोत खत्म हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट हमारा मुस्लिम विवरण। इतिहास के निर्माण में मुस्लिम साहित्य का भी योगदान है। भारतीय इतिहास का अगर जब हम लोग निर्माण करते हैं तो उसके लिए मुस्लिम साहित्य है जो उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। अलब्रूनी और इब्न बतूता भी उस समय के प्रसिद्ध लेखक थे। अलब्रूनी की पुस्तक तहकीक हिंद, और ये जो पुस्तक है वो 11वीं शताब्दी के भारत के लिए प्रमुख है। अलब्रूनी ने देखिए अपनी पुस्तक लिखी थी तहकीक हिंद, जो ये कब लिखी थी 11वीं शताब्दी में, और ये इसमें देखिए ज्ञान भी हमें जो वो 11वीं शताब्दी का मिल जाता है भारत के बारे में। इब्न बतूता ने भी देखिए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रियला। आप लोगों ने ये 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये भी जो पुस्तक थी वो महत्वपूर्ण है। मुस्लिम विवरण देखिए भारतीय इतिहास के लिए ये भी महत्वपूर्ण है बस। और आज जो ये हमारा साहित्यिक स्रोत है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने धार्मिक साहित्य पढ़ा, फिर लौकिक साहित्य, फिर विदेशी साहित्य, और ये हमारा ये पूरा है जो हमारा कंप्लीट हो गया है साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो यहाँ पे देखिए वीडियो है जो कुछ थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन आप लोग दिक्कत मत लीजिए क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों की जानकारी है जो वो अच्छी तरह से मिल जाएगी। और अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार अगर देखते हैं तो आपको फिर दोबारा इसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वे सभी स्रोत जो भूगर्भ से किसी न किसी विधि से खोजे जाएं पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे स्रोत जो मान लीजिए खुदाई करी जाए ज़मीन की, है ना, या फिर किसी भी विधि से मतलब उन्हें निकाल लिया जाए ज़मीन से, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभिलेख हो गए, या फिर मृदभांड हो गए, या फिर ईंटें हो गई, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये सब जो है वो क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे। इन्हें निम्नलिखित में विभाजित किया गया। देखिए पहला जो है हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे अभिलेख, दूसरा पढ़ेंगे फिर सिक्के, फिर अवशेष और मूर्तिकला और स्मारक व भवन, और फिर लास्ट में चित्रकला। हम लोग देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत इन सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के लिए साहित्यिक स्रोत लगभग मूक हैं और पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे मैंने ये मूक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि देखिए साहित्यिक स्रोत है ना, तो उनसे जो है वो हमें पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसे कि आप लोग हड़प्पा सभ्यता को ही देख लीजिए, उसमें देखिए जो लिपि मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, मतलब पढ़ी नहीं जा सकी है, तो फिर अब उसकी तो हमें जानकारी मिल नहीं सकती, तो हम लोग उसके बारे में फिर कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए क्या है, वे पुरातात्विक स्रोत जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए जैसे कार्बन 14 है,
जैसे जिससे उसकी तिथि का पता लग जाता है। इन सब तरीक़ों से फिर क्या करते हैं हम लोग, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलते हैं ना, तो उनसे ही हम उस चीज़ की फिर जांच पड़ताल करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत देखिए कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि लिखा हुआ होता है कि मान लीजिए अगर हमारे जो इतिहासकार होते हैं उनसे गलतियां भी उनमें जो हो जाती हैं कुछ कुछ कभी कभार, तो फिर उससे क्या होता है, जो उनका इतिहास मतलब जो मतलब लिखने का जो उनका मतलब होता है ना, तो वो पूरा अलग ही हो जाता है। तो इसीलिए पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उनमें ऐसी कोई भी मतलब चांस नहीं होता कि उसमें कुछ गलत हो। तो उसमें देखिए यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से, इसमें अच्छी तरह से जानकारी है जो वो मिल जाती है। हमें पुरातत्व के कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो प्राचीन इतिहास की प्रमुख जानकारी देते हैं। देखिए पुरातत्व है जो वो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिला है, जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए देख लेते हैं, पहला पॉइंट है अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख सबसे प्रमुख है। अभिलेख है जो वो पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे ज़्यादा प्रमुख है। अभिलेखों की संख्या इतनी है कि इनमें सिंधु घाटी से लेकर आगे तक की जानकारी मिलती है। अभिलेख है जो वो इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में मिले हैं कि इनमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उससे लेकर के आगे तक की जितनी भी आगे सभ्यताएं थीं उन सभी की जानकारी है जो वो हमें अभिलेखों से मिल जाती है। भारत के संदर्भ में भारत से बाहर भी मिले हैं। जैसे भारत के जो मतलब जो जानकारी देते हैं भारत की, वो अभिलेख हैं जो वो भारत से बाहर भी मिले हैं। मध्य एशिया में बेगजकोई अभिलेख, जैसे कि मध्य एशिया में हमें एक अभिलेख मिला था बेगजकोई अभिलेख। जो ये बेगजकोई अभिलेख है ना, ये भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इसके अंतर्गत देखिए इंद्र, मित्र, वरुण व नाथ, सत्य इत्यादि देवताओं का है जो वो उल्लेख मिला है। और ये जो यहाँ पे जो देवताएं हैं इनकी यहाँ पे जो थी वो पूजा होती थी। देखिए अभिलेख के अंतर्गत ये पॉइंट आता है भाषा, लिपि व लेखन प्रणाली। साक्ष्य हमें जो भी अभिलेख मिले हैं वे मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी लिपि में है। देखिए हमें जो जितने भी अभिलेख मिले हैं वो हमें अधिकतर हैं जो वो ब्राह्मी, खरोष्टी और देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। भाषा में देखिए प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, इन सभी भाषाओं का है जो वो उनमें प्रयोग मिला है। ब्राह्मी व देवनागरी है जो वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, और खरोष्टी है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। देवनागरी जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है जो वो देवनागरी में आती है। तो जो हमारी जो देवनागरी लिपि है ना, तो वो हिंदी की तरह लिखी जाती है, मतलब इधर से इधर लिखी जाती है। और जो हमारी जो खरोष्टी है वो इधर से इधर लिखी जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा उर्दू है जो वो उल्टे ऐसे लिखते हैं, तो ऐसी जो खरोष्टी लिपि है वो ऐसे लिखी जाती है। अब देख लेते हैं अभिलेखों के प्रकार। मुख्य रूप से अभिलेख हैं जो वो दो प्रकार के होते हैं, राजकीय अभिलेख, अधिकारी अभिलेख। राजकीय या फिर अधिकारी अभिलेख, लौकिक या व्यक्तिगत अभिलेख। राजकीय अभिलेख देखिए वो अभिलेख होते हैं जो राजा या उसके सामंत मंत्री ही लिखवा सकते हैं। लौकिक अभिलेख जो थे वो जनसाधारण थे, यद्यपि इनके अनेक अंशों में राजकीय लेखों का अनुसरण है। देखिए लौकिक अभिलेख जो थे वो जनसाधारण थे, मतलब लोग मतलब लिख लेते थे, जो उस टाइम पे पढ़े लिखे होते थे वही लिख सकते थे, क्योंकि उसे तो ये जो थे इनके अंतर्गत जो थे ना वो राजकीय लेखों का अनुसरण मिलता है। देखिए वो किस लिए मिलता है, देखिए क्योंकि वहाँ पे जो राजा था वो उसके खिलाफ तो ये लोग लिख नहीं सकते लोग, क्योंकि अगर राजा को पता लगेगा तो वो इनके अच्छे से फिर धुलाई करवा देगा। तो इसीलिए ये जो थे ना वो अधिकतर जो थे वो राजा के ही पक्ष में लिखते थे। ये अपनी जो कुछ भावनाएं थे ना वो अच्छे से भी व्यक्त नहीं कर पाते थे, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते थे। इसीलिए जो है ना इसके अंतर्गत जो राजकीय लेख थे उनका ये लोग अनुसरण करते थे। राजकीय लेख जो थे वो देखिए अब वो चार प्रकार के थे। देखिए पहले मैंने आप लोगों को बताया मुख्यतः लेख कितने प्रकार, अभिलेख कितने प्रकार के थे, दो, राजकीय और लौकिक। और अब देखिए कितने, अब राजकीय अभिलेख हैं जो वो चार तरह के हैं। पहला है शासन, दूसरा जयपत्र, तीसरा आज्ञापत्र, चौथा प्रज्ञापत्र। पहला जो शासन वाला है उसमें भूमि दान के अर्थ में, मतलब शासन किस प्रकार से था। राजा देखिए मान लीजिए कि अगर उसे कोई अच्छा उसे कुछ चीज़ अगर पसंद आ जाती थी तो उसे वो भूमि दान दे देता था, या फिर किस प्रकार से उसने अपना भूमि जो था वो उसका वितरण कर रखा था, वो सब कुछ है वो ये शासन वाले अभिलेख में आ जाता है। जयपत्र है जो उसके अंदर व्यवहारिक निर्णय, उसके अंतर्गत देखिए जो व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, मतलब उसमें पूरा कानून है जो वो एक तरह से वो इसके अंतर्गत आ जाता है। आज्ञापत्र, आज्ञापत्र ऐसा होता था आदेश देना, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग अभी भी देखते हैं जैसे सरकार है जो वो कोई नोटिस बोर्ड लगा देती है, तो उसी तरह का हो गया एक ये, मतलब कोई भी अगर इन्हें सूचना देनी होती थी तो एक ऐसे नोटिस बोर्ड पे ये लोग क्या करते थे, लगा देते थे। यहाँ पे मान लीजिए जो भी इन्हें लिखना होता था वो लिख देते थे। अब प्रज्ञापत्र, वो घोषणा करने वाला, मतलब
वो जो कुछ भी घोषणा करनी होती थी तो उसके लिए अलग लेख होते थे। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला अभिलेख है जो उसके बारे में जानते हैं तो वो है अशोक का अभिलेख। इसमें मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक के बारे में ज्ञान होता है। जो अशोक का अभिलेख है उसमें सब साफ सीधी बात है, जब अशोक का अभिलेख है तो उसी के बारे में उसमें पता लगेगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेस है जो उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया था। जो 1837 में जेम्स प्रिंसेस हैं, इनका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इन्होंने ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि के मतलब जो था वो पढ़ लिया था। तो इन्होंने क्या करा था, अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ लिया था। अशोक के अभिलेख हैं जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से भी मिले हैं। अशोक के अभिलेख देखिए कितनी दूर दूर मतलब विदेशों में भी प्राप्त हुए हैं जो, लेकिन उन्हें यहाँ पे देखिए क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि वो भारत के संदर्भ में जानकारी देते हैं। इनमें अशोक के शासन तथा बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन जानकारी उपलब्ध है। भाब्रू शिलालेख विराटनगर से पता चलता है कि उसमें बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए भाब्रू शिलालेख है जो विराटनगर से प्राप्त हुआ है और उसमें देखिए क्या है बताया, मतलब उससे ये पता लगता है कि जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब आ जाता है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। उड़ीसा के भुवनेश्वर के उदयगिरी की पहाड़ियों से ये अभिलेख मिलते हैं। जो उड़ीसा के अंतर्गत एक जगह है भुवनेश्वर, आपने सुना होगा, उसमें उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। उसकी पहाड़ियों से क्या था, ये अभिलेख हैं जो वो प्राप्त हुए थे। इसे कलिंग राजा खाखेल ने उत्कीर्ण कराया था। कलिंग राजा आप लोगों ने सुना होगा कलिंग राजा के बारे में, तो उसी ने ही इन अभिलेखों को जो था वो उत्कीर्ण करवाया था, बनवाया था। यह जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो देखिए कहाँ मिलता है, जूनागढ़ गिरनार पर्वत के पास में। इस लेख में 3 राजाओं का उल्लेख है। जो जूनागढ़ है वो गिरनार पर्वत है उसके पास में स्थित है, वहीं से जो है वो जूनागढ़ अभिलेख मिलते हैं। इस लेख में है जो 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। पहला तो अशोक है, दूसरा रुद्रदामन और तीसरा स्कंदगुप्त। इन तीनों राजाओं के बारे में है जो वो जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिल जाती है। अब आ जाता है हमारे चौथे नंबर पर नासिक अभिलेख। इसमें सातवाहनों के गौतमी पुत्र षटकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन है। सातवाहन कहाँ पे थे, साउथ में थे, भारत का जो ये वाला हिस्सा है उसके अंतर्गत थे। और इसमें जो इनके जो गौतमी पुत्र थे और षटकर्णी की उपलब्धियों का है जो वो उसमें वर्णन दिया गया है। अब आ जाता है हमारा भरूच अभिलेख। भरूच है जो वो एमपी के सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक सतना जिला है, उसके अंतर्गत भरूच स्थित है। और यहाँ पर है जो वो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ये जो भरूच है वो यहाँ पे क्या किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे बौद्ध स्तूप है, मतलब बौद्ध स्तूप यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसमें मौर्य कला का उपयोग किया गया है, इसलिए माना जाता है कि मौर्य कला से संबंधित है। अब देखिए हम लोगों ने अभी अभिलेखों के बारे में जाना था, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को वो सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसका नाम है सिक्के। अनेक सिक्के अभिलेख धरातल पर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो खोद कर निकालने पड़ते हैं। देखिए धरातल पर कैसे मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। अब वो हड़प्पा सभ्यता वाला क्या सीन था कि एक अंग्रेज जो था वो रेल की पटरी बिछा रहा था, तो उसे मतलब वहाँ पे ईंटें दिखने लगी, तो उसने क्या करा था वहाँ से फिर वो ईंटें उठाई और उसी पटरी में मतलब उसने लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि वो वहाँ पे उसके नीचे क्या थी, वो हड़प्पा सभ्यता पूरी पनप रही थी। तो वहाँ पे देखिए ऐसे ही जो होता है ना, कुछ कुछ जो अभिलेख होते हैं ना वो ऊपर ही मतलब मिल जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें खोदना पड़ता है ज़मीन। मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ मिल जाता है तो उसके फिर वहाँ पे खुदाई स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उसके खोदने पर नीचे भी है जो वो बहुत सारे जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। सिक्कों के अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये कहा होगा, यहाँ पे गलत लिख गया, ये टाइप हो गया। सिक्कों को धात्विक मुद्रा की संज्ञा दी जाती है। दुनिया में सबसे पहले सिक्के हैं जो वो 700 ईसा पूर्व में लीडिया से प्राप्त हुए थे, जो इलेक्ट्रॉन से बने हुए थे। सबसे पहले सिक्के कब मिले थे, 700 ईसा पूर्व। कहाँ मिले थे, तो लीडिया से प्राप्त हुए थे। और किससे बने थे, इलेक्ट्रम से। भारत में पाषाण काल में सिक्कों का उपयोग नहीं हुआ, वह विनिमय पर निर्भर था। भारत में सबसे पहले सिक्के हैं जो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने प्रारंभ हुए थे, और इन्हीं का मतलब बाद में उपयोग होने का प्रमाण मिलता है। इससे पहले है जो वो भारत में सिक्कों का प्रमाण है जो वो नहीं मिलता। इसीलिए हम कहते हैं भारत में पाषाण काल के टाइम पर जो था वो वहाँ पे विनिमय होता था, सिक्के नहीं चलते थे। देखिए सिक्के जो हैं उनको 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है आहत सिक्के और दूसरा है कौड़ी।
तो आप लोगों ने सुना होगा कि कौड़ी, 1-2 कौड़ी की औकात नहीं है, ये वो इसी वजह से कहा जाता है। ये कौड़ी होता है वो मतलब रुपए जो होता है उसकी बहुत ही मतलब छोटी मतलब संख्या होती है। प्राचीनतम सिक्के जिनमें अनेक प्रकार के चिन्ह होते थे तथा कोई लेख नहीं होता था, आहत सिक्के कहलाते थे। देखिए ऐसे सिक्के अनेक प्रकार के जो चिन्ह होते थे वो उत्कीर्ण किए हुए होते थे, लेकिन उसमें कोई भी लेख नहीं होता था, मतलब उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। मान लीजिए ये सिक्का है, इस पर ये आकृति थी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था सिक्के के ऊपर। तो ऐसा सिक्का जो होता था उसको आहत सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के जो थे वो आयताकार थे, मान लीजिए आयताकार, और ये वर्गाकार, और कभी कभार जो थे वो गोलाकार भी होते थे। कुछ ताम्र तथा अधिकांश चांदी के थे। देखिए कुछ ताम्र मतलब कुछ तांबे के थे, लेकिन अधिकतर जो सिक्के थे वो चांदी के थे। सिक्कों पे वनस्पति, जंतु, सूर्य, पहिया तथा मनुष्य की आकृतियाँ पाई जाती थी। देखिए सिक्के जो होते थे उन पे देखिए क्या होता था, मान लीजिए यहाँ पे ये कुत्ते की यहाँ पे ये तस्वीर बना दी, और यहाँ पे ये सूर्य बना दिया, मतलब ऐसी आकृति बनाई जाती थी उस पर। मिट्टी के सांचों के साथ साथ कांसे के सांचों का भी उपयोग हुआ था। देखिए मिट्टी के सांचों में ये सिक्के बनाए जाते थे, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनसे पता लगता है कि वहाँ पे कांसे के जो सांचे थे उनका भी उपयोग किया जा रहा था। आहत सिक्कों के शीघ्र पश्चात ताम्र तथा ताम्र की मिश्र धातु के उत्कीर्ण सिक्के प्रचलित हुए थे। देखिए आहत सिक्के देखिए पहले चल रहे थे, तो आहत सिक्के देखिए किससे बन रहे थे, ताम्र से बन रहे थे और चांदी से बन रहे थे। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, तांबा और तांबे की मिश्र धातु, मतलब तांबे को चांदी से मिला दिया या फिर किसी भी और धातु से मिला करके जो वो सिक्के थे वो उत्कीर्ण किए जाने लगे थे, और फिर वही जो थे वो प्रचलित हो गए थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इंडो ग्रीक शासक ने द्विलिपि लेखों के सिक्कों को निर्गत किया। द्विलिपि मतलब 2 तरह की उन पे लिपि लिखी रहती थी। एक सिक्का है मान लीजिए, इस पे 2 तरह की लिपि लिखी रहती थी। ऐसे सिक्कों को जो था वो प्रचलित कर दिया था, उन्हें चलाना स्टार्ट कर दिया था। कुछ सिक्के जो थे उनमें चांदी, निकेल, ताम्र चांदी मिश्र व लीड के थे, मतलब तांबा चांदी मिश्रित, और कोई लीड के, कोई चांदी के, कोई निकेल के, इन तरह के वो जो थे वो सिक्के यूज हो रहे थे। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के तथा कुषाणों ने सोने के सिक्के बड़े पैमाने पे तथा कुछ चांदी के सिक्के चलाए थे। देखिए सातवाहन जो थे वो शीशे के सिक्के उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया था। देखिए कुषाणों का जब नाम आ जाए ना तो वहाँ पे समझ जाना कि कुषाण जो थे वो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा जो थे वो सोने के सिक्के जो थे वो प्रचलित किए थे। गुप्त काल के शासकों ने संस्कृत अभिलेख की सोने के सिक्के जारी किए थे। देखिए गुप्त काल के जो शासक थे ना उन्होंने संस्कृत अभिलेख के, मतलब संस्कृत अभिलेख, मान लीजिए सिक्का तो इसमें संस्कृत में लिखवाया गया था, और जो ऐसे सिक्के थे उन्हें जारी किया गया था, और इन सिक्कों को क्या कहा जाता था, दीनार। कश्मीर में चांदी के सिक्कों के साथ हुंडिका तथा कौड़ियाँ मुद्रा के रूप में उपयोग हुई थी। ये भी मतलब मुद्रा ही थी, हुंडिका और कौड़ियाँ, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिक्कों के महत्व के बारे में। सिक्कों के अध्ययन से ऐतिहासिक सूचनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए जो सूचनाएं हैं वो तो देखिए हमें किससे मिलेंगी, साहित्यिक स्रोतों से मिलेंगी, क्योंकि उनमें पूरी तरह से लिखा गया होता है कि ये होता है, ये ऐसा था वैसा था। लेकिन ऐसा सिक्कों के साथ में ऐसा नहीं होता है, पुरातत्व के साथ में ऐसा नहीं होता। देखिए सिक्के जो होते हैं उन पे मान लीजिए क्या लिख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये लिख देंगे। जैसे हम लोग आज होता है, मान लीजिए 1 का सिक्का है तो उस पर भारत लिख दिया, अशोक चिन्ह बना दिया, ये वो। तो ऐसे ही देखिए वहाँ पे जो था वो सिक्के बनाए जाते थे। तो उनसे देखिए कोई सूचना तो ज़्यादा मिल नहीं सकती, लेकिन ऐसा पता लग सकता है कि उसमें उस टाइम पे क्या प्रक्रियाएँ चल रही थी। मान लीजिए कि अगर मान लो किसी राजा का अगर चेहरा बना हुआ है तो उससे देखिए क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ राजा है जो उसका यहाँ पे शासन है। उसके बाद में फिर वो जो राजा चेंज होता है, फिर उसमें सिक्के दोबारा वो बनाए जाते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ पे किसी और चीज़ की आकृति दे दी जाती है। तो ऐसा वहाँ से पता लग जाता है कि जो वहाँ पे राजनीतिक प्रक्रियाएँ थी वो वहाँ पे चेंज हो रही थी। ऐसा ऐसे ही है, वो बहुत सारे जो अनुमान है वो ऐसे ही लगाए जाते हैं। सिक्के जो है वो मौद्रिक विवरण देते हैं तथा उन्हें जारी करने से प्रचलित की तिथि का भी पता लगाया जा सकता है। देखिए ये जो तिथि का निर्धारण है वो आप लोगों को पता होगा, कार्बन 14 है जो विधि, उसके द्वारा लगाया जाता है पता। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि C14 क्या है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो पूरी बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि C14 जो कार्बन 14 है उससे किस तरह से जो वो है डेट का निर्धारण किया जाता है। अगर आप लोग को पता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। सिक्के जो होते हैं उनसे अर्थव्यवस्था का भी देखिए पता लग सकता है।
और इनसे व्यापार पर भी प्रकाश डलता है तथा भाषा तथा लिपि का भी ज्ञान हो जाता है। देखिए व्यापार का भी पता लग जाता है कि खाली देश में व्यापार होता था या दूर देशों में भी होता था, और इनसे देखिए भाषा और लिपि किस तरह की थी, उन सभी चीज़ों का है जो वो ज्ञान हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अवशेष की। हमने अभी अभिलेख पढ़ा, उसके बाद में फिर सिक्के पढ़ा, और अब हम लोग बात कर लेते हैं अवशेष की। अवशेष हैं जो वो इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवशेष भी हमें जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं, ये उस युग की जानकारी देते हैं जब भवनों का निर्माण हुआ था। देखिए जैसे कि उनकी संस्कृति, जीवन शैली, इन सभी की भी जानकारी मिल जाती है। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खनन में ऐसे नगरों का पता चला जो लगभग 2500 ईसा पूर्व पुराने थे। इसी तरह गंगा की घाटी से उनकी संस्कृति का पता लग जाता है। देखिए गंगा की घाटी है जो, उससे जो अवशेष मिले थे उनसे पता लग जाता है कि जो उस समय की उनकी संस्कृति क्या थी। इनसे पता लगता है कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो सब कुछ है जो हमें वो अवशेषों से पता लग जाता है। दक्षिण भारत में कुछ शवों के साथ साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि कब्रों में मिले हैं तथा कब्रों के ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े किए गए थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण, मेगलीज कहा जाता है। मेगलीज देखिए दक्षिण भारत था, उसमें देखिए ऐसे अवशेष मिले हैं ना कि उनमें क्या था कि जो शव जो दफनाए गए थे ना, उनके साथ साथ क्या करा था उन लोगों ने, औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, इन सभी को जो था ना वो कब्रों के साथ ही दफना दिया था। तथा कब्रों के ऊपर में क्या करा था, मान लीजिए ये कब्र है तो इसके चारों तरफ ये बड़े बड़े पत्थर जो थे वो ऐसे करके मतलब खड़े कर दिए थे, और बीच में यहाँ पे जो थी वो कब्र होती थी। और ऐसे स्मारक जो होते थे ना उनको क्या कहा जाता था, महापाषाण या फिर मेगलिस। मोहनजोदड़ो से 500 से अधिक मोहरें मिली और मृदभांड भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो है जो, उसमें क्या था, 500 से भी अधिक मोहरें मिली थी और मृदभांड भी मिले थे। तिथि का पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था ना वहाँ पे, वो अभी भी C14 ही है। C14 विधि है। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए पुरातत्व है जो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए प्राग इतिहास हो या फिर जो भी कोई सा भी इतिहास हो, सबके लिए जो वो पुरातत्व है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला देखिए क्या है, भारत में है जो वो विभिन्न उत्खननों से ना अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। इन कलाकृतियों में कुछ देखिए टूटी फूटी भी हैं, परंतु लेकिन ये महत्वपूर्ण बहुत हैं। टूटी फूटी मिले हैं कैसी भी मिले, लेकिन वो महत्वपूर्ण बहुत हैं। सिंधु घाटी से जो मिली मूर्तियाँ हैं वो बौद्ध प्रतिमाएँ, तांबे कांस्य की मूर्तियाँ, ये सभी है जो भारतीय मूर्तिकला को जानने के लिए हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनसे देखिए ऐसा पता लग जाता है कि भारत में जो थी वो मूर्तिकला भी थी और किस प्रकार से जो थे वहाँ पे लोग जो थे वो मूर्तिकला करते थे, कैसे, मान लीजिए। उनसे देखिए एक बड़ी चीज़ ये भी पता लग जाती है कि उनका धर्म कैसा था। जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में जो था, तो उसमें देखिए यहाँ पे क्या था, एक शिवलिंग भी मिला था, तो जिससे हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे जो शिव के भगवान जो शिव थे उनकी भी वहाँ पे पूजा की जाती थी। इसी तरह से जो मूर्तियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। कुषाण काल की मूर्तियाँ जो थी वो विदेश में प्रवाह अधिक है। देखिए कुषाण काल की जो मूर्तियाँ थी ना वो विदेशों में जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बेची जाती थी या फिर किसी भी प्रकार से वहाँ पे पहुँच जाती थी। उनका प्रभाव जो था वो विदेश में बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अमरावती, भारहूत, बोध गया, सांची की मूर्तिकला जनसाधारण के भी जीवन की झांकी मिलती है। देखिए अमरावती, बोध, इन सभी देखिए वहाँ की ना जो मूर्तिकला है ना, उनसे वहाँ के जनसाधारण के जीवन की झांकी मिल जाती है। मतलब जनसाधारण वो लोग किस तरह से वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे, उन सभी के बारे में यहाँ पे पता लग जाता है। मूर्तियाँ अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की प्राप्त हुई हैं। क्योंकि मैं मैप में डालूँ, पहले थोड़ा अजीब सा मैप बना है लेकिन आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे कि नॉर्थ में देखिए यहाँ पे अलग भगवान की पूजा करते हैं, साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे अलग भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ अलग भगवान को ऐसे करके हैं जो लोग हैं वो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। तो इसीलिए जो अलग अलग हर जगह पे है वो मूर्तिकला पाई गई है। भारत में धर्मों के विकास से धार्मिक मूर्तियाँ जो थी वो अधिक प्रचलन में आई थी। देखिए भारत में जब जैसे जैसे धर्मों का विकास होते गया तो धार्मिक जो मूर्तियाँ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ गई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी भी हैं जो वो मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में हैं। मूर्तियों से भी तत्कालीन समय की संस्कृति
और व्यवस्था का पता चल जाता है। अब ये हमारा 5वां पॉइंट है, स्मारक व भवन। ये भी है जो वो इतिहास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल के मंदिरों व महलों की शैली से उनकी वास्तुकला के विकास का ज्ञान होता है। देखिए उनके जो मंदिर थे प्राचीन काल के और महल थे, उनकी बनावट कैसी, मतलब उनका शैली, मतलब क्या स्टाइल था उनका, उनकी वास्तुकला क्या थी, उन सभी का जो ज्ञान है वो इनसे हो जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नगर शैली कहलाती, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली जो थी वो द्रविड़ शैली कहलाती थी। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नगर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली। मंदिरों, स्तूप व विहारों से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों का पता लग जाता है। देखिए यहाँ पे बिहारों, यहाँ पे ये बिहार से अपना मतलब मत समझ लेना इसका, ये बिहारों का मतलब यहाँ पे अलग ही है। जैसे कि कोई धार्मिक चीज़ का ही है, जैसे मंदिर हो गया, स्तूप हो गया, ऐसे विहार भी होते थे, तो उसमें तत्कालीन धार्मिक विश्वासों का पता लग जाता है कि वो किन किन चीज़ों पर विश्वास करते थे, कि पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, देवी देवताओं को मानते थे या नहीं मानते थे, उन सब चीज़ों का ऐसे ही पता लग जाता है। भवनों से उनके वास्तुकला का भी ज्ञान होता है। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है चित्रकला। चित्रकला से हमें जो तत्कालीन जीवन की झलक देखने को मिल जाती है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी से हमें मानव के भावों का ज्ञान होता है। देखिए अजंता की जो गुफाएं थी उनमें जो चित्रकारी थी ना, उसमें मानव जो था, देखिए अधिकतर, देखिए मैं आप लोगों को नॉर्मली बता रहा हूँ, मैं अजंता के नहीं बता रहा। जैसे कि मान लीजिए ये गुफा हो गई कोई, तो इसके अंतर्गत देखिए अधिकतर जो थे ना वो मानव हो गए, जानवर हो गए, मतलब इस तरह की जो थी वो आकृतियाँ मिल जाती थी। किसी में देखिए मान लीजिए ये मानव है और ये जानवर है, तो इसको ये तीर से मार रहा है, किसी को ये पालतू बना करके घुमा रहा है, गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, ऐसी हैं जो वो हमें वो गुफाओं से वो चित्रकलाएं देखने को मिल जाती है। तो उससे देखिए क्या पता लगता है, हमें मानव के भाव पता लग जाते हैं कि उसका क्या भाव था उस टाइम पे, किस तरह से वो रहता था, और मतलब वो किस किस को कैसे रहता था, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो सब कुछ जो है वो इनसे पता लग जाता है। ये कलाकृतियाँ, भित्ति चित्र हमें जो वो उत्खनन से प्राप्त होते हैं। ये भी भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए एक बात यहाँ पे याद रखिए, पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिख रहे हैं या साहित्यिक स्रोत के बारे में, एंड में आप लोग ये लाइन तो ज़रूर ही डाल दीजिए कि ये भी भारतीय इतिहास को जानने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इनसे ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान होता है। ये सब कुछ आप लोग ऐसे करके इन्हें लिख करके थोड़ा है जो उन्हें बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। तो वीडियो है जो वो काफ़ी लंबा हो चुका है। आप लोगों से वैसे मेरे को एक बात पूछनी थी कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं ना पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे क्या होता है कि जो वीडियो होती हैं तो वो थोड़े कम टाइम में बन जाती हैं। वैसे तो देखिए आप लोगों को पता ही है कि जो अभी हमारा जो कोर्स की जो बुक है उसमें कम से कम नहीं तो 40 से 50 पेज में एक जो चैप्टर है वो आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 40 से 50 पेज में अगर वो आता है तो अगर मैं उसकी एक वीडियो कम बनाऊंगा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की तो बनेगी ही। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर बताऊं या फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके बताऊं। आप लोग इसमें मतलब किस तरह से उसे देखना पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो उन्हें मतलब एक वीडियो उन्हें पहला पार्ट मान लीजिए मिल जाता है, तो वो लोग जिन्हें ज़्यादा मतलब चलाना नहीं आता है नेट वेट, तो वो क्या करते हैं फिर वो बेचारे दूसरा पार्ट उसका मतलब ढूंढने के लिए वो इधर उधर घूमते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है, फिर उन्हें बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों को एक ही वीडियो चाहिए या फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके मैं वीडियोज़ को बनाऊँ। और इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, आप लोग अब टेंशन मत लीजिए, अब मैं वीडियोस है वो जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और मैंने आप लोगों से 2 जो क्वेश्चन थे वो पूछे थे, उनका भी मेरे को आंसर दे देना। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, ताकि अगर जब भी मैं आगे नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से उसे फॉलो मुझे कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ही पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।